ज़रीश मेरी शर्ट नहीं मिल रही ब्लू वाली। वो किचन में काम कर रही थी जब उसे बारिक की आवाज़ सुनाई दी। अभी थोड़ी देर पहले वो बेड पर इस्त्री करके रख के आई थी, अब उसे क्यों नहीं मिल रही थी? जी अभी आई। वो ऊंची आवाज़ में बोलती जल्दी से गैस बंद करते पलटी थी। भाभी एक पराठा मुझे भी बना देना, अभी अभी प्रैक्टिस के लिए निकलना है। शहीर कुर्सी घसीटते बोला, जी शेरी भाई आप बैठे, मैं 1 मिनट में आपके भाई की शर्ट देकर आती हूँ। वो कहकर भागी। भाभी जल्दी आइएगा, टाइम कम है। वो पीछे से ऊंची आवाज़ में बोला, जी जी बस 1 सेकंड में आई। वो कमरे के अंदर आते कह रही थी, जबकि वो आईने के सामने खड़ा अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। अरे आपने तो शर्ट पहनी हुई है, फिर मुझे क्यों बुलाया? मैं जा रही हूँ पराठा बनाने के लिए, शेरी भाई को प्रैक्टिस के लिए जाना है। वो कहकर मुड़ी ही थी जब अचानक ही बारिक ने उसे अपने पास खींचा था। यार बाकी सब कुछ तो मिल गया, बीवी नहीं मिल रही थी सुबह सुबह। वो उसके चेहरे को हाथ से छूते हुए शरारत से बोला, और अब वो सचमुच उसके होश उड़ाने को था जब वो बड़ी मुश्किल से अपना आप छुड़ाती बाहर भागी। सॉरी शेरी भाई, मैं अभी आपका पराठा बनाती हूँ। वो सुर्ख चेहरे के साथ बौखलाए अंदाज में उसके लिए पराठा बनाते जल्दी जल्दी उसे दे रही थी। फिर जब उसे फिर से कमरे से बारिक की आवाज़ सुनाई दी, बेगम ज़रा कमरे का रुख कर ले, मेरे जूते नहीं मिल रहे। बारिक की आवाज़ पर उसने घूर कर किचन के दरवाजे को देखा, जैसे वो वहीं पर खड़ा हो। जूते भी सामने ही रखे हुए थे और उसे अच्छे से याद था। जाएं भाभी, भैया लेट हो रहे हैं, शेरी ने कहा तो वो सिर्फ हाँ में सर हिलाती बाहर आई, जहाँ उसे इबादत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती नजर आई। क्या हुआ जानू, तुम इस तरह क्यों चल रही हो? पैरों पे चोट लगी है क्या? वो परेशानी से उससे पूछने लगी। नहीं भाभी, वो इज़ू ने मुझे हाई हील पहना दिए थे, उसको पता है कि मुझे उनमें चलना नहीं आता। वो परेशानी से कहने लगी, हाय अल्लाह, ये लड़की बिना। तुम बैठो किचन में, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना चुकी हूँ, कुछ खा पी कर जाना शादी पर, खाना बहुत देर से मिलेगा वहाँ, सारा दिन भूखी रहोगी क्या? क्या? वो उससे कहते हुए वापस मुड़कर कमरे में आई, जहाँ वो फुल तैयार आराम से बेड पर लेटा हुआ था। उसे आते देख शरारत से मुस्कुराया। जूते तो आपने पहने हैं, हद करते हैं बारिक, आपको पता भी है सुबह मैं कितनी मसरूफ़ होती हूँ। वो कहते हुए वापस जाने लगी जब अचानक बारिक ने उसे पकड़ा था। और मुझे सुबह सुबह अपनी बीवी को देखना होता है, जो मेरी बीवी खुद से तो कभी नहीं करवाती दीदार, इसीलिए बहाने बहाने से बुलाना पड़ता है। भाभी मेरे लिए क्या बनाया है? देखें इबादत चुड़ैल मुझे जला जला के सैंडविच खा रही है। इज़ा दूर से ही बोलते आ रही थी जब अगले ही लम्हे वो उठता हुआ आईने के सामने खड़ा हुआ। वो बौखलाहट से बेड से उठी नहीं पाई। क्या हुआ भाभी, ठीक हैं आप? इस तरह से बेड पर क्यों लेटी हैं? वो परेशानी से उसके पास आकर पूछने लगी, जबकि बारिक अपनी हंसी दबा रहा था। कुछ नहीं हुआ गुड़िया, बस थक गई। कहती हैं इसे सांस नहीं लेने देता। ये कहती है कि मैं इसे सांस नहीं लेने देता, कभी जूते कभी कपड़े, कभी ये कभी वो। खैर मैंने इसे बता दिया है कि ये सारा इसका फ़र्ज़ है और इसी को करना है। आ जाओ बेगम, नाश्ता दो मुझे। वो मुस्कुरा कर कहता कमरे से बाहर निकल गया। उफ़ कितने जालिम है, हर कोई मेरी भाभी से काम करवाता है। उसके उठकर बैठने पर ईज़ा ने उसके गिर्द बाजुओं के हिसार बनाते उदासी से कहा तो वो उसकी ड्रामेबाजी पर खिलखिला कर हंसी। वो सारी रात नहीं सो सका था, एक लम्हे के लिए भी उसकी आंख नहीं लगी। वो मुसलसल स्क्रीन पर नज़र आते उस चेहरे को याद करता रहा था। एक लम्हे के लिए भी वो चेहरा उसकी निगाहों से नहीं हटा था। ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि कोई चेहरा उसकी रात की नींद हराम कर दे। कौन थी वो लड़की, कहाँ से आई थी, वो जानता तक नहीं था। सिर्फ इतना पता था कि राहिल की शादी पर एक मेहमान है और उस मेहमान ने उसकी नींद हराम कर दी थी। वो नहीं जानता था कि उसके चेहरे में ऐसा क्या है कि वो उस पर से अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहा था। लेकिन इतना वो समझ चुका था कि वो उस लड़की को देखे बिना अब रह नहीं सकेगा। आज तक वो किसी का इतना दीवाना नहीं हुआ था, कोई उसके हवासों पर इस तरह से नहीं छाई थी। उस लड़की ने एक ही दिन में उसे बेचैन कर डाला था और अब उस लड़की ने दामियार शाह के बिस्तर पर आकर उसे सुकून पहुंचाना था, वरना अपना और उसका जीना हराम कर देने वाला था वो। उस लड़की की ख्वाहिश बढ़ती चली जा रही थी, जाने वो क्या कर गुजरता। किसी लड़की की ख्वाहिश आज तक उससे इस तरह से नहीं हुई थी जिस तरह से उस लड़की की तलब हुई थी। उसका दिल नहीं भरा था एक दीदार से, वो लड़की उसे चाहिए थी और अब किसी भी कीमत पर चाहिए थी। उसने कल सुबह की फ़्लाइट से वापस पाकिस्तान जाना था, लेकिन वो आज ही जा रहा था सिर्फ उस लड़की का दीदार करने के लिए दोबारा। ड्राइवर चाचा, ये राज राज ही रहना चाहिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि आप हमें यहाँ पर लाए हैं, वरना याद रखिएगा मैं आपसे पक्की वाली नाराज़ हो जाऊँगी। वो जैसे ही ज़ारन के घर पहुँचे उसने ड्राइवर चचा को वार्न किया, जो उन्हें खुफिया तरीके से यहाँ लेकर आए थे, और ये खुफिया तरीका भी सिर्फ इज़ा की तरफ से ही खुफिया था, वरना वो तो नॉर्मल से अंदाज में अपने घर से उसे ज़ारन शाह के घर पहुँचा चुके थे। हाँ हाँ इज़ा बेटा, किसी को पता नहीं चलेगा और ना ही मैं किसी को कुछ बताऊँगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ आई ही क्यों हो और सबसे छुप कर क्यों आई हो?
तुम तो जब चाहे आ सकती हो ना, कौन तुम्हें यहाँ आने से मना करेगा? वो कुछ कंफ्यूज से अंदाज में उससे पूछने लगे। अरे ड्राइवर चाचा, इसका ना दिमाग ख़राब हो गया। इस दुनिया का हर दुखी इंसान इसका दोस्त हो जाता है। अभी कल की ही बात है, इसकी एक नई नई सहेली बनी है जिसे ये ठीक से जानती तक नहीं। बेचारी अपनी बहन की डिवोर्स का केस लेकर इसके पास आ गई कि अपने भाई से कहो हमारा केस लड़ ले। हालांकि जानती भी है कि वो 2 ढाई महीने तक किसी केस को हाथ नहीं लगाने वाला। फिर भी सुबह सुबह आ गई है अपना फरमाइशनामा लेकर यहाँ पर, और कहती है कि घर में किसी को ना बताए, वरना घर में सब लोग उसे ये काम करने से मना कर देंगे। बस फिर मैडम ने अपना दिमाग चलाया और मुझे भी ज़बरदस्ती घसीट लाई है यहाँ पर। इबादत तो भरी पड़ी थी, फ़ौरन ही उसे सारी तफसील बताई। अरे ईज़ा बेटा, ये तो गलत बात है ना। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई मसरूफ़ है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कैसे टाइम निकालेगा इस सब के लिए इस तरह से, और वो तुम्हारी सहेली के लिए? वैसे भी तुम्हारा भाई एक केस के लाखों लेता है, तुम्हारी सहेली इतने पैसे दे पाएगी क्या? तुम ना जज्बात में आकर अपने भाई का कोई नुकसान मत कर बैठना, वो उसे समझा रहे थे। वो उनके घर के बहुत पुराने ड्राइवर थे, हमेशा ही उनके लिए काम करते आए थे और उनके लिए वो घर के एक फ़र्ज जैसे थे, इसीलिए उन्होंने उसे समझाना अपना फ़र्ज़ समझा। जी जी चाचा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक दफ़ा भैया से इस बारे में बात करना चाहती हूँ ताकि मुझे बाद में अफसोस ना हो कि मैंने भैया से उस लड़की के बारे में एक दफ़ा भी बात नहीं की। हो सकता है भैया मान जाए। वो उनकी बात को समझते हुए बोली तो इबादत ने नफ़ी में सर हिलाते उसे जाने के लिए कहा। क्या मतलब? जाओ, तुम भी साथ चलो। चाचा अपने किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं और वो 1 घंटे के बाद हमें लेने आएंगे। वो उसे ज़बरदस्ती धक्का देती गाड़ी से बाहर निकाल चुकी थी, जबकि वो परेशान हो गई थी कि ज़ारन का सामना एक बार फिर कैसे करेगी। खैर, वैसे भी कल रात उसने जिस तरह उसे नज़रअंदाज किया था वो समझ चुकी थी कि वो ना तो उससे जुड़े किसी रिश्ते को अहमियत देता है और ना ही इबादत की उसकी ज़िंदगी में कोई जगह है। या शायद उसने उसे पहचाना ही नहीं था। मेरे भैया किधर हैं? वो फुल टिशन से अंदर दाखिल हुई जहाँ 3 मुलाजिम काम कर रहे थे। एक मुलाजिम उसे अनजान नज़रों से देखते ऊपर कमरे की तरफ इशारा कर गया। ये ज़ारन शाह का घर था तो यकीनन वो ज़ारन शाह के बारे में ही पूछ रही थी। वो हाँ में सर हिलाती अपने ही अंदाज में ऊपर की तरफ चल दी। इस तरह से मत जाइए, साहब गुस्सा होंगे, वो परेशानी से बोला, जबकि वो नाक से मक्खी उड़ाती तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जबकि इबादत वहीं सोफे पर बैठ गई। उन ऊंची एड़ी वाले सैंडल्स में उसके पैरों को अच्छा खासा दर्द कर दिया था और अजीब तरह के उलझे हुए थे उसके सैंडल्स के स्ट्रिप्स। उसे समझ नहीं आता था कि वो किस तरह से खुलते थे। एक तो उन्हें पहनने में 20 मिनट ज़ाया हो गए। वो सुकून से वहीं सोफे पर बैठ गई, जबकि ईज़ा तो कहीं गायब ही हो गई थी। भैया उठो, भैया उठो, देखो कौन आया है। आपका प्यारा सा गुड्डा आया। वो उसके सर पर सवार उसके कंधों को ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी, जबकि उसकी आवाज़ अपने इतने करीब से सुनकर उसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। उसने आंखें खोलते हुए उसे देखा तो सचमुच में उसका गुड्डा ही उसके सामने था। वो उठकर बैठता बाहें फैलाकर उसे खुद से लगा चुका था। मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ, आप जल्दी से नीचे आ जाओ। मैंने कहा था ना मेरी सहेली को मसला है, आपको पूरा मसला बताना है। मैंने अपनी सहेली का नंबर भी ले लिया है। सुबह सहरी से वो खुद आपसे बात करेगी। जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। आपको लच्छेदार पराठा पसंद है ना? इबादत क्या मज़े का पराठा बनाती है, 1 मिनट में बना देगी आपके लिए। आप जल्दी से बाहर आओ, वो कहते नीचे दौड़ गई, जबकि ज़ारन शाह मुस्कुराते हुए उठकर फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ चला गया। हालांकि इबादत के यहाँ होने वाली बात को उसने बिल्कुल अहमियत नहीं दी थी। उफ निकम्मी वेली लड़की, उठो जल्दी से, भैया के लिए नाश्ता बनाना है और तुम हो के यहाँ बेकार आकर बैठी हुई हो सोफे पर। मैंने तुमसे क्या कहा था कि भैया के आते ही उन्हें अच्छा सा नाश्ता बना कर खिलाएंगे, तभी तो भैया मानेंगे ना। उन्हें लच्छेदार पराठा बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और तुम ना फ़ौरन से भैया के लिए उनकी पसंद का पराठा बना दो ताकि भैया मेरी बात सुनते ही मान जाए। वो हमेशा की तरह अपने भागम भाग अंदाज से उसे पकड़कर घसीटते हुए सामने ओपन किचन की तरफ लाई। वो हमेशा की तरह उसे भागम भाग अंदाज में पकड़कर घसीटते हुए सामने ओपन किचन की तरफ लाई थी, जहाँ एक आदमी पहले से ही खड़ा खाना बनाने में मसरूफ़ था। अरे अंकल जी हटे, हम खुद बना लेंगे। वो अंकल को पीछे हटाती जल्दी से गैस पर तवा चढ़ाकर उसे काम बता रही थी, जबकि उसे घूरे जा रही थी। एक तो उससे इन सैंडल्स में चला नहीं जा रहा था, ऊपर से वो सिर्फ भगा रही थी उसे सुबह से। अच्छा बस करो यार, मैं बना रही हूँ ना, पीछे हटो।
वो जल्दी से पेड़ा निकालते हुए पराठा बनाने लगी थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो पहली दफ़ा इस घर में आई थी और पहली दफ़ा उसे काम करना पड़ गया था। एक तो वो इतनी हसीन लग रही थी कि हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा था, और ये एक उसकी भांजी प्लस बहन प्लस बेस्ट फ्रेंड थी जो हमेशा से उसे काम देती रहती। खुद उसे लच्छेदार पराठा बनाना नहीं आता था, इसलिए उसे फंसा रही थी, और ये भी जानती थी कि ज़ारन ही वो वाहिद शख्स था इस घर में जो लच्छेदार पराठा खाता था। हाँ तो जनाब, बन गया आपका नाश्ता। वो नहाकर फ्रेश होता निखरा निखरा सा सीधा किचन में ही आया था, जहाँ वो तेज़ तेज़ उसके लिए चाय बना रही थी। जी भैया, बन गया। देखें कितने मज़ेदार किस्म की चाय बनाई है, और यहाँ आपका पराठा भी तैयार है। चलें जल्दी से बाहर आ जाएं, मैं टेबल पर नाश्ता लगाती हूँ। फिज़ा चंगेर और कप उठाए बाहर भागम भाग आई थी। एक तो उसे तेज़ तेज़ काम करने की ऐसी आदत थी ना कि हर कोई उसकी हरकतों पर हंसता था, और एक तो उसकी ज़ुबान बहुत तेज़ चलती थी, और दूसरा उसके हाथ उससे ज़्यादा तेज़। ज़ारन उसके साथ ही किचन से निकलता बाहर आया, और उस वक्त भी उसने किचन में मौजूद दूसरे वजूद को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया, जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। लेकिन ज़ारन शाह की एक आदत थी, वो सामने वाले को एक ही नज़र में इतनी तफसील से देख लेता था कि दूसरी नज़र डालने की ज़रूरत ही ना पड़ती। चलें भैया, अब आप यहाँ बैठे, मैं आपको पूरा केस बताती हूँ। खाना शुरू करें ना, वो सामने सोफे पर बैठते हुए उसे कहने लगी, जबकि वो मुस्कुराते हुए चंगेर अपने करीब लेते हुए कप उठा चुका था। मेरी एक दोस्त है। इबादत आहिस्ता आहिस्ता चलती आकर सोफे पर बैठी तो उसने चोर निगाहों से इबादत की तरफ देखा, क्योंकि दोस्त लफ्ज़ पर उसने उसे घूरा। अच्छा बाबा, दोस्त नहीं, सिर्फ कॉलेज में साथ पढ़ती है, वो लास्ट ईयर की स्टूडेंट है। अब खुश? सॉरी भैया, वो क्या है ना, इसको कबूल ही नहीं कि इसके अलावा मेरी कोई और दोस्त हो सकती है। झलस बतख कहीं की। उसने उसके घूरने पर अपनी बात बदल कर जवाब दिया। हाँ तो उसकी ना बहन का डिवोर्स केस चल रहा है। उसकी बहन के 2 बच्चे हैं, एक बेटा तो सिर्फ 3 माह का है, और उसको उसकी माँ से अलग कर दिया गया। अब वो आदमी दूसरी शादी कर रहा है, वो भी डंके की चोट पर। उसकी बहन को तलाक भी नहीं दे रहा। वो नंबर मिलाते हुए उसे बता रही थी, और जैसे ही उसने आखिरी निवाला लिया, वो फ़ौरन ही फ़ोन उसके कान के साथ लगा चुकी थी। उसे ना तो अपनी बहन की ये हरकत बुरी लगी, और ना ही उसे किसी तरह का गुस्सा आया। वो उसकी बहन थी और हर तरह का हक रखती थी। अब बात करें, तब तक मैं और इबादत पूरा घर देख कर आते हैं, और मैं ना अपना कमरा भी ढूंढ के आती हूँ। मेरा ना दिल इस घर से उचाट हो गया, मैं जल्दी वो घर छोड़कर भागने वाली हूँ। आपका घर देखने का इतना शौक था ना मुझे कि उसी दिन आने वाली थी जिस दिन ज़बर भाई आए थे, लेकिन वो मुझे लेकर ही नहीं आए। तो फिर मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं अचानक ही किसी दिन जाकर आपका घर देख लूँगी, तो मैं आ गई। चल इबादत, चलकर भैया का घर देखते हैं। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली तो उसने अपनी हील्स की तरफ इशारा किया। वो हरगिज़ उन हील्स को उतार नहीं सकती थी, वरना उसके 20 मिनट और लग जाते उन जूतों को दोबारा पहनने के लिए। सो उसने भी बिल्कुल जिद ना करते हुए खुद ही ऊपर की तरफ रास्ता बना लिया। उसकी बेवफाई पर वो उसकी पीठ को घूर कर रह गई, जबकि सामने बैठा शख्स सलाम का जवाब देते दूसरी तरफ से मौजूद शख्स की बात सुनने लगा। वो न जाने क्या कह रही थी, लेकिन ज़ारुन शाह काफ़ी गौर से सुन रहा था उसकी बातें। यकीनन वो वही लड़की थी जिसकी डिवोर्स का मसला चल रहा था, और वो उसे अपना मसला सुना रही थी, जबकि वो सामने बैठी इबादत को सर से पैर तक देख रहा था। उसकी नज़रों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो हर लिहाज से उसे चेक कर रहा हो, उसका मुआयना कर रहा हो। उसकी नज़रें उसे अजीब से खौफ में मुब्तला कर रही थी। उसे उसकी नज़रों से डर लग रहा था। उसकी नज़रें जैसे हक़ व इस्तेहक़ाक़ से उसे देख रही थी। इबादत की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट शुरू हो गई। वो मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकती थी। वो उस शख्स से खौफ में बुरी तरह मुब्तला हो चुकी थी। हाँ, डर गई थी वो उससे। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? उसे देखते हुए काफ़ी गहरे अंदाज में बोला था, जब इबादत ने घबरा कर सामने पड़े बर्तन उठाए और किचन की तरफ भाग गई। उस वक्त उसे अपने पैरों में किसी तरह का दर्द महसूस नहीं हुआ था, जब उसे ऊपर से ईज़ा की आवाज़ आई, इबादत ऊपर आ, ये वाला कमरा मैं रख रही हूँ। भैया, इसमें से अपना जिम का सारा गंद उठाओ, वो इबादत को पुकारती उससे भी कह रही थी, जबकि उसने मुस्कुराकर बहन को देखा। जबकि इबादत जैसे तैसे अपने जूते वहीं नीचे सीढ़ियों के पास उतारती खुद ऊपर चली गई थी ईज़ा के पास। हाइट ज़रूरत से ज़्यादा कम है, वो बुड़बुड़ाया। जी क्या मतलब? आपकी बात का मैं समझी नहीं। दूसरी तरफ से उसे फिर से निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा शौहर तलाक के बाद तुम्हें कितनी रकम दे? क्योंकि अगर बच्चे तुम्हारे पास रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो बाप होने के नाते खर्चा तो उठाएगा ही। जी, वो आप बेहतर जानते हैं कि आपने क्या करना है। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आपकी पेमेंट क्या कुछ होगी। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं दे सकूँगी, आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इतना तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं 5 लाख तक देने की कोशिश कर सकती हूँ। मैं अपनी बहन के सदके ये केस लड़ रहा हूँ, उसकी खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे इस केस में कुछ भी नहीं चाहिए। उसने बात
जैसे ख़त्म कर दी, जबकि दूसरी तरफ वो लड़की अब उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। फ़ोन बंद करते उसने फिर से निगाहें सीढ़ियों की तरफ की, जहाँ वो दोनों नीचे उतर आ रही थी, जहाँ वो नीचे उतरती नज़र आई थी दोनों। भैया आपका घर तो बहुत प्यारा है, बस वो जिम वाला कमरा मुझे चाहिए। हाँ मेरा गुड्डा, आज ही वो कमरा खाली हो जाएगा, जैसा तुम चाहो वैसा तैयार करवा लेना, वो मोहब्बत भरे अंदाज में उससे कहता फ़ोन साइड पर रख चुका था। जब पता चला कि बाहर चाचा वापस आ गए हैं, तुम जाओ अपनी सहेली की शादी पर, मैं भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ। वो प्यार से उसे अपने गले से लगाता दरवाजे तक छोड़ने आया। इबादत भी उसके साथ बाहर निकल चुकी थी। इबादत ने जूते पहनने की जहमत नहीं की थी, बल्कि अपने जूतों को अपने हाथों में थाम लिया था। वो वहाँ से निकल ही रही थी जब अचानक एक गाड़ी आकर वहाँ रुकी और उसमें से एक इंतहाई स्टाइलिश लड़की बाहर निकलते उन दोनों लड़कियों को इग्नोर करती ज़ारन की तरफ आई। हेलो ज़ारन बेबी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? कम ऑन डार्लिंग, हमें आज ही शादी पर जाना है। और ये गर्ल्स कौन है? उसे इस तरह से अपने भाई के साथ फ्री होते देख वो रुक गई थी और उस लड़की को पहचानती थी। आजकल फैशन मैगजीन पर काफ़ी ज़्यादा कवर पेज उसकी शक्ल नुमायाँ रखते थे और ये ज़बाइश खान थी। नहीं जाना है शादी पर, और वैसे भी मैं शादी पर जाने के लिए इतना बेकरार नहीं हूँ कि सुबह सुबह तैयार हो जाऊँ। इतना भी करीबी दोस्त नहीं है वो मेरा, सिर्फ यूनिवर्सिटी फ़ेलो है, और ये मेरी जान है, मेरी छोटी बहन, मेरी गुड़िया। उसने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर इज़ा को उससे मिलवाया। ओह, ये तुम्हारी छोटी बहन इज़ा है, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम्हारा भाई बहुत बात करता है तुम्हारे बारे में, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, खूबसूरत हो। वो उससे हाथ मिलाते हुए बोली। उसका इरादा तो उसके साथ खसूसन औरतों वाले अंदाज में हाय हेलो करने का था, लेकिन इज़ा ने उसे खुद से इतना ज़्यादा फ्री नहीं किया। और ये क्यूट सी बेबी गर्ल कौन है, इसके बारे में भी तो बताओ मुझे। अब की बार उसने ज़ारन की तरफ देखा। ये मेरे बाबा के फर्स्ट कज़न की नवासी है। वो उम्र में काफ़ी बड़े थे मेरे बाबा से, इसलिए हमारे रिश्ते में काफ़ी लंबे निकलते हैं आपस में। खैर गुड़िया तुम जाओ, बहुत देर हो रही है, मैं थोड़ी देर में तुमसे हॉल में मिलता हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसे भेज रहा था, जबकि वो उसे बाय करती गाड़ी में बैठने लगी। किसी की नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करते इबादत ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अब तक गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। खौफ की एक लहर उसके जिस्म में सरसराहट पैदा कर गई। वो फ़ौरन गाड़ी में बैठकर उसकी निगाहों से छुपी थी, जबकि इस तरह से खौफज़दा होने पर उसके लबों पर जानलेवा तबस्सुम बिखर गया था।